नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा। स्वागत है आपका खबर संगम में। बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। पठानकोट हमले को लेकर दिल्ली के एनआईए दफ्तर पहुंचे गुरदासपुर के एफसी सलविंदर सिंह। एनआईए करेगी पूछताछ। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन के बाद अब जम्मू कश्मीर में नई सरकार के गठन को लेकर बना संशय। सोनिया गांधी, नितिन गडकरी ने की पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती से मुलाकात। सियासी हलचलें हुई तेज। डेरा सच्चा सौदा की दूसरी पातशाही पूजनीय शाह सतनाम जी महाराज के पावन अवतार माह पर संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने फरमाया रूहानी सत्संग। भव्य भंडारे का भी हुआ आयोजन। लाखों की तादाद में उमड़ी साध संगत। पठानकोट आतंकी हमले के बाद अब जम्मू कश्मीर में मंडराया आतंकी साया। खुफिया सूचना के बाद राज्य में हाई अलर्ट जारी। आतंकियों के मंसूबों को रोकने के लिए 9 विशेष टीमों को किया गया तैनात। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे अहम खबर के साथ। जी हां, आपको बता दें, पठानकोट आतंकी हमले के बाद लगातार शक के घेरे में चल रहे गुरदासपुर के एसपी सलविंदर सिंह आज दिल्ली पहुंच गए हैं। जी हां, जहां दिल्ली में एनआईए की टीम उनसे पूछताछ करेगी। इससे पहले भी एनआईए ने कई बार सलविंदर सिंह से पूछताछ की है। मिली जानकारी के अनुसार ऐसा माना यह जा रहा है कि उनका पॉलीग्राफिक टेस्ट भी हो सकता है। आपको यह भी बता दें कि बार बार बदलते बयानों की वजह से सलविंदर सिंह पर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल पठानकोट आतंकी हमले के बाद एसपी सलविंदर सिंह ने यह कहा था कि उन्हें आतंकियों ने अगवा कर लिया था। आतंकवादियों ने उन्हें घने जंगल में फेंक दिया और उनकी नीली बत्ती लगी आधिकारिक यूएसबी कार लेकर वो फरार हो गए। बाद में आतंकी इसी यूएसबी कार में सवार होकर पठानकोट पहुंचे। एसपी की वो यूएसबी पठानकोट में वायुसेना ठिकाने के करीब 1.5 किलोमीटर दूर पाई गई है। जांचकर्ताओं के अनुसार माना यह भी जा रहा है कि एसपी ने कई बार अपने बयान बदले हैं, जिसमें उन्होंने आतंकियों की संख्या बार बार अलग बताई है। खैर, अब देखना यह होगा कि एनआईए की पूछताछ के बाद क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती हैं। तो आपको बता दें कि इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सत्येंद्र भाटे इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र, जिस तरह से एनआईए की टीम अभी पूछताछ करेगी, क्या कुछ बातें और निकलकर सामने आ सकती हैं? बिल्कुल, देखिए, पूरे देश की निगाहें इस तरफ लगी हुई है कि किस तरह से सरविंदर सिंह जब आ रहे थे एक मंदिर से माथा टेक कर, उनका एक रसोइया, उनका कुक और उनका एक दोस्त राजेश वर्मा उनके साथ में था और उनको जब अगवा किया गया था तो उस दौरान तकरीबन 1 घंटे तक गायब रहे थे। पहला सवाल ये उठता है। दूसरा सवाल ये उठता है कि जिस तरह से एनआईए ने 2 से 3 बार पूछताछ की थी राजेश वर्मा से, उनका जो कुक था मदन उससे और खुद एसपी सलविंदर सिंह से, तो उनके तीनों के बयान एकदम से अलग अलग पाए गए थे। राजेश वर्मा और उनका जो रसोइया था मदन, उन्होंने 4 आतंकवादियों का जिक्र किया था, तो वहीं पर सलविंदर सिंह ने 5 आतंकवादी बताए थे। ये दूसरा बड़ा सवाल है जिसके बारे में एनआईए उनको खंगालने की कोशिश करेगी। तीसरा बड़ा सवाल ये बना हुआ है प्रज्ञा की जिस तरह से आतंकी हमला हुआ था उससे पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी की तरफ से ये जानकारी पंजाब पुलिस को दे दी गई थी कि वहां पर आतंकी हमला हो सकता है। उसकी गुप्त सूचना दे दी गई थी और वहां पर पंजाब की डीजीपी की तरफ से यह आदेश आया था कि जितने भी उच्च अधिकारी हैं सभी वो खुद रात में पेट्रोलिंग करेंगे और तमाम जो पुलिस के जवान हैं उनको डिप्यूट कर दिया गया था, तैनात कर दिया गया था कि ताकि किसी भी आने जाने वाले पर नजर रखी जाए। लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि उच्च अधिकारी थे सलविंदर सिंह, उसके बावजूद भी बिना किसी सिक्योरिटी गार्ड को लिए वो सिर्फ एक अपने निजी मित्र दोस्त और अपने रसोइयों को लेकर वो भारत पाकिस्तान के बॉर्डर के समीप अकेले कैसे चले गए, ये तीसरा बड़ा सवाल बना हुआ है। चौथा बड़ा सवाल ये है, चूंकि
जिस दौरान गुरदासपुर के एसपी रहे थे सरविंदर सिंह, उस दौरान 5 महिला सिपाहियों ने इनके खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाया था। उसकी अभी भी जांच चल रही है। तो इस तरह के विवादों में पहले फंसे हुए रहे हैं सरविंदर सिंह। और 5वां बड़ा सवाल यह है, क्योंकि जिस तरह से आतंकवादी पठानकोट एयरबेस के पास पहुंचे थे, तो उसमें ये भी कहा गया है, क्योंकि ड्रग माफियाओं का काफी ज्यादा राज माना जाता है पंजाब के अंदर, और कहीं ना कहीं इन तमाम आतंकवादियों को वहां तक पहुंचाने में जो ड्रग माफिया है उनका भी हाथ माना जा रहा है कि उनकी मदद से ही वो वहां पर पहुंचते हैं। और सरविंदर सिंह के भी कुछ ताल्लुकात ड्रग माफियाओं से माने जाते हैं। तो एनआईए इस बाबत भी बातचीत करने के लिए करेगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ड्रग माफियाओं के माध्यम से इन तमाम आतंकवादियों से मिली हो और मजबूरन सरविंदर सिंह को इनकी मदद करनी पड़ी हो। तो इस तरह से 5 अहम बिंदु हैं प्रज्ञा, जिनके आधार पर एनआईए को इन पर जांच करनी है। और ये भी बात है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो जहां पर इनका नार्को टेस्ट भी हो तो कर सकते हैं, क्योंकि पठानकोट के अंदर नार्को टेस्ट करने की सुविधा मौजूद नहीं थी, इसलिए इनको दिल्ली बुलाया था। और एनआईए अब इनको अगर नार्को टेस्ट करने की जरूरत पड़ी तो सीबीआई के विशेष लैब में लेके जाएगी और वहां पर इनका नार्को टेस्ट किया जाएगा। प्रज्ञा जी बिल्कुल, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जिस तरह से इससे पहले जब एनआईए की टीम ने पूछताछ की थी तो उसमें एक लाइनमैन के शामिल होने की भी खबर सामने आई थी, तो उस बारे में क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, बिल्कुल सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर आखिरकार कैसे आतंकवादी एयरबेस तक पहुंचे, और इसी को देखते हुए यहाँ पर एक बयान आया था राजेश वर्मा की तरफ से। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में किसी व्यक्ति से जीपीएस के माध्यम से वो लोग जुड़े हुए थे और उसी के इशारे पर वो लोग चल रहे थे। और जिस तरह से एयरफोर्स ने ये पूरी तरह से इस बात को सिरे से खारिज कर दिया था कि एयरफोर्स की तरफ से, यानी एयरफोर्स का कोई भी जवान इस बाबत मिला हुआ नहीं हो सकता। एयरफोर्स ने पहले ही इस बात को सिरे से खारिज कर दिया था। तो इस वजह से पूरी का पूरा जो जांच है वो सरविंदर की तरफ मुड़ चुकी है एनआईए की, क्योंकि जिस तरह से एयरफोर्स ने तो पूरी तरह से साफ कर दिया था कि एयरफोर्स का कोई जवान मिला हुआ नहीं है। लेकिन उसी दौरान जब ये मामला हुआ था तो पंजाब सरकार ने सरविंदर सिंह को गुरदासपुर के एसपी पद से हटा दिया था और उनको जालंधर का पंजाब आर्म फोर्स की 75वीं बटालियन का असिस्टेंट कमांडेंट के पद पे उनको भेज दिया था। तो ये भी एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार सरकार को ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि उनको अचानक उनका आनंद फंड में ट्रांसफर करना पड़ा, उनको हटाना पड़ा। तो इस देखते हुए एनआईए इस वक्त पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ सरविंदर की और जी बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि इस वक्त एनआईए की टीम पूछताछ करेगी। सरविंदर सिंह दिल्ली के एनआईए दफ्तर पहुंच चुके हैं और पूछताछ के बाद ही पूरी बातें निकलकर सामने आएंगी कि आखिर वो कौन लोग शामिल थे जिन्होंने अंदर से ही आतंकवादियों को सहारा दिया और उनकी सहायता की। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब खबर बात जम्मू कश्मीर से जुड़ी। जी हां, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन के बाद अब जम्मू कश्मीर में नई सरकार के गठन को लेकर संशय बना हुआ है। सियासी हलचलें भी तेज हो गई हैं और वहीं इस बीच केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और रविवार को जम्मू कश्मीर पहुंचे, जहां पे उन्होंने मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी और पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती से मुलाकात भी की और सईद के निधन पर शोक भी प्रकट किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने महबूबा मुफ्ती से मुलाकात के बाद राज्य सरकार की पूरी मदद का भरोसा भी दिया है। आपको ये भी बता दें कि जम्मू कश्मीर में सरकार की संभावनाओं को लेकर राजनीतिक सरगर्मी काफी बढ़ गई है। मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन के बाद राज्य में फिलहाल राज्यपाल शासन भी लागू हो गया है। भारत सरकार और हमारी पार्टी की ओर से मुफ्ती मोहम्मद साहब के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए आया हूँ। और मैं ये मानता हूँ कि आज का दिन राजनीति की चर्चा का नहीं है और जो उनके सपने थे और जिसके बारे में हमारी सरकार ने एश्योर किया था वो निश्चित रूप से पूरा करेंगे, हम कोशिश करें। और इसी बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी रविवार को पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती से मुलाकात की। कांग्रेस अध्यक्ष करीब 20 मिनट तक पीडीपी अध्यक्ष के साथ रहीं और मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन पर शोक भी प्रकट किया। लेकिन अगर राजनीतिक रूप से देखा जाए तो इन मुलाकातों को राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से महबूबा मुफ्ती की मुलाकात के बाद नई सरकार के गठन को लेकर
कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस साल 2002 से 2008 के बीच पीडीपी के साथ जम्मू कश्मीर की सत्ता में साझेदारी कर चुकी है। आपको बता दें कि महबूबा मुफ्ती ने लोकसभा में भी कांग्रेस का एक बार प्रतिनिधित्व किया था। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। पंजाब के पठानकोट में हुए आतंकी हमले के बाद अब जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले की आशंका जताई जा रही है। खुफिया जानकारी से मिली मुताबिक पठानकोट के बाद जम्मू कश्मीर को अपना अलग निशाना बना सकता है। खुफिया सूचना से यह भी पता चला है कि सुरक्षा बल हरकत में आ गए हैं, जिसके चलते अब राज्य में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही राज्य में आतंकियों के मंसूबों को रोकने के लिए 9 विशेष टीमों को भी तैनात किया गया है। सूत्रों से खबर ये भी आ रही है कि गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी से पहले आतंकी जम्मू कश्मीर पर हमला कर सकते हैं। कश्मीर की घाटी में विशेष सुरक्षा बलों की 3 टीमों को जम्मू में जबकि 3 टीमों को उधमपुर में रखा गया है। ये हमले होने की दिशा में शीघ्र प्रतिक्रिया देंगी। तो आपको बता दें कि पूरी तरह से घाटी में सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है ताकि किसी भी तरह की कोई भी अनहोनी ना घटे। बीजेपी किसान मोर्चा राष्ट्रीय कार्य समिति का 2 दिवसीय सम्मेलन ग्रेटर नोएडा के YMCA सभागार में आज से शुरू हो रहा है। कार्यक्रम का शुभारंभ बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह करेंगे। 12 जनवरी को होने वाले समापन कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी हिस्सा लेंगे। किसानों से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा करने के लिए इस सम्मेलन में पूरे देश से करीब 200 किसान प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। इसी के साथ ही किसान मोर्चा के इस महामंथन में निकलने वाले सुझावों के बारे में केंद्र और राज्य सरकार को भी अवगत कराया जाएगा। तो चलिए खबरों में बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं सीरिया के उप प्रधानमंत्री वालिद मुआलेम की भारत यात्रा से जुड़ी। जी हां, सीरिया के उप प्रधानमंत्री वालिद मुआलेम आज 3 दिवसीय यात्रा पर भारत आएंगे, जहां मुआलेम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल और अन्य भारतीय नेताओं से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार इस यात्रा के दौरान वो भारतीय नेतृत्व को आतंकवादी संगठन ISIS के खात्मे के लिए जारी अभियान और रूस के सैन्य अभियान के बारे में बातचीत भी करेंगे। आपको ये भी बता दें कि सीरियाई विदेश मंत्री की यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब संयुक्त राष्ट्र के युद्धग्रस्त सीरिया में शांति स्थापना के लिए ताजा प्रयास शुरू किया गया है। तो निश्चित तौर पर यह यात्रा काफी अहम मानी जा रही है। तो चलिए अब खबर सीधे बिहार से। जी हां, बिहार की सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर इंदिरा गांधी के शासनकाल को ब्रिटिश शासनकाल से भी ज्यादा खराब बताया है। जी हां, आपको बता दें कि बिहार के इतिहास पर लिखी समीक्षा में इंदिरा गांधी के निरंकुश शासन और आपातकाल के समय बढ़े दमन का हवाला दिया गया है। भारत के आधुनिक इतिहास में जयप्रकाश नारायण के योगदान का जिक्र करते हुए ये कहा गया कि वो जेपी के साथ थे, जिन्होंने निरंतर और मजबूती से इंदिरा गांधी के शासन और उनके छोटे बेटे संजय गांधी का विरोध किया था। वेबसाइट के मुताबिक जेपी के विरोध पर लोगों की प्रतिक्रिया से डर कर ही इंदिरा गांधी ने 26 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा करते हुए उन्हें गिरफ्तार भी करवा दिया था। बिहार की सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर इस तरह का लेख सामने आने से बिहार सरकार में शामिल कांग्रेस से जवाब देते अब नहीं बन रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और अब खबर सीधे दिल्ली से। जी हां, जहां 1 जनवरी 2016 से लागू हुए ऑड इवन फॉर्मूले को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना रुख पूरी तरह से साफ कर दिया है और दिल्ली सरकार की अधिसूचना को जारी करने के फैसले पर अपनी मुहर भी लगा दी है। आपको बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान इससे जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने ऑड इवन के फॉर्मूले पर सवाल खड़े जरूर किए थे, लेकिन अब ये साफ हो गया है कि 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ ऑड इवन फॉर्मूला अब 15 जनवरी तक लागू रहेगा और अब दिल्ली हाई कोर्ट में अगली सुनवाई 15 फरवरी को होगी।
तो चलिए बढ़ते हैं आगे। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद भारत की बागडोर लाल बहादुर शास्त्री के हाथों में सौंप दी गई। एक ऐसा नाम जिन्होंने काफी कम समय में एकजुट हिंदुस्तान के सपने को साकार किया। शास्त्री जी जीवन पर्यंत देश की सेवा में ही लगे रहे। उनका जीवन खुली किताब की तरह था, लेकिन उनकी मौत आज भी रहस्य बनी हुई है। पेश है उनकी 50वीं पुण्यतिथि पर हमारी ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में मुंशी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव और राम दुलारी के घर सन 1904 में एक बालक का जन्म हुआ। जन्म के साथ ही घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। ये बालक कोई और नहीं बल्कि देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। लेकिन विधाता ने मात्र 18 महीने की छोटी सी उम्र में ही शास्त्री जी के सिर से पिता का साया छीन लिया। एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे शास्त्री जी बचपन से ही दूरदर्शी और पढ़ाई में निपुण थे। हरिश्चंद्र हाई स्कूल और काशी विद्यापीठ से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद शास्त्री जी भारत सेवा संघ से जुड़ गए और महात्मा गांधी की अगुवाई में असहयोग आंदोलन में कूद गए। सन 1926 में शास्त्री जी ने लोक सेवा समाज की सदस्यता ग्रहण कर ली और इलाहाबाद को अपनी कर्म भूमि के रूप में चुना। इसी के साथ ही शास्त्री जी इलाहाबाद नगर पालिका के सदस्य भी बने। राजनीति में कदम रखने के बाद शास्त्री जी सन 1947 में उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री और परिवहन मंत्री बने और पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद 9 जून 1964 को शास्त्री जी को प्रधानमंत्री का पद सौंपा गया। सन 1965 में हुए भारत पाक युद्ध में लाल बहादुर शास्त्री जी ने विजयश्री का सेहरा पहनकर देश को गौरवान्वित किया। लेकिन 18 महीने के शासनकाल में ही शास्त्री जी को कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। लेकिन शास्त्री जी इससे विचलित नहीं हुए और अपने शांत स्वभाव और सूझबूझ से देश की सेवा करते रहे। शास्त्री जी को किसी भी पद या सम्मान की लालसा नहीं रही। शास्त्री जी के राजनीतिक जीवन में ऐसे कई अवसर आए जिसमें उन्हें अग्नि परीक्षा देनी पड़ी और बेशक इसमें वो सफल भी हुए। इसलिए ये भी कहा जा सकता है कि वो एक अद्वितीय इंसान थे। लाल बहादुर शास्त्री का नाम भले ही इतिहास के पन्नों में नजर नहीं आता है, पर ये वो नाम है जिसने जय जवान जय किसान का नारा देकर देश के किसानों और सीमा पर तैनात जवानों का आत्मबल बढ़ाने की नई मिसाल कायम की थी। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद 11 जनवरी 1966 की रात को रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई। शास्त्री जी की सादगी, देशभक्ति और ईमानदारी आज भी जीवित है। खबर संगम के लिए प्रज्ञा जायसवाल की रिपोर्ट। तो बिल्कुल लाल बहादुर शास्त्री के जो योगदान है पूरी राजनीति में, उसे हम भुला नहीं सकते हैं। फिलहाल रुकते हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए खबर संगम के साथ। किसान की खुशियां उसके खेत खलिहान से होती हैं और इसके लिए सबसे जरूरी होता है सिंचाई का उत्तम प्रबंध। उत्तम सिंचाई के अभाव में न होता है खुशहाल किसान और न ही मिलती है उसे खुशियां। फिर क्यों पाले ये रोज रोज का झंझट? क्यों न लगाए एक ऐसा पाइप जिसकी विश्वसनीयता पर करे देश भरोसा। जी हाँ, कीर्ति पाइप, जो देता है आपको सर्वोत्तम भरोसा। उन्नत तकनीक और गुणवत्ता का दूसरा नाम कीर्ति पाइप। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अब आगे। डेरा सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा एक ऐसी संस्था जो हमेशा मानवता भलाई के कार्यों में लीन रहती है। रविवार को डेरा सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा के शाह सतनाम जी महाराज में दूसरी पातशाही शाह सतनाम जी महाराज के पावन अवतार माह के उपलक्ष्य में
रूहानी सत्संग का आयोजन किया गया, जिसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश के अलावा भारी तादाद में देश विदेश से साध संगत परम पूज्य संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के मुख से पावन वचन सुनने के लिए शाह सतनाम जी धाम पहुंचे। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ परम पिता शाह सतनाम दाता रहबर ਦਾ अवतार महीने ਦਾ ਉਹ ਦਿਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭੰਡਾਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਮੌਲਾ जिसने जीना सिखाया, वो परम पिता परमात्मा जिसने जिंदगी का मुल समझाया, सो उस परम पिता परमात्मा शाह सतनाम शाह मस्तान दाता रहबर देश पाक पवित्र अवतार महीने दे अवतार भंडारे दी सारी साध संगत नूं बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत बधाइयां। मालिक सब नूं खुशियां बख्शे। शाह सतनाम जी धाम में आयोजित रूहानी सत्संग के दौरान गुरुजी ने पावन वचन सुनाए। गुरुजी ने कहा कि भगवान का नाम संजीवनी की तरह है। भगवान का नाम लेने से व्यक्ति का हर दर्द, हर दुख दूर हो जाता है। इसलिए हमें राम नाम का सुमिरन करते रहना चाहिए। इतना ही नहीं, मौजूदा गद्दीन शीन संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने सबको गम, चिंता, परेशानी त्यागने का आदेश दिया। इतना स्ट्रेस, इतना टेंशन, इतनी चिंता, बिना वजह लोग दिमागी हुए फिरते हैं। कोई वजह नहीं है, कोई कारण नहीं है, पर फिर भी दिमाग पे बोझ है, टेंशन है। अंदर टेंशन जो है, अंदर चिंता जो है, साइको दिमाग पे जो बोझ पड़ गया, वो सिर्फ हा 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 करने से नहीं निकलता। और यहां शाह सतनाम शाह मस्तान जी के प्यारों को देखो, इनके चेहरों पे ऐसा नूर है, यूं लगता है जैसे लाइटें जल रही हो। टेंशन नाम की चीज पास है ही नहीं, है तो फिर सतगुर है, तू जान तेरा काम, बात ही खत्म। उन्होंने कहा कि सब लोगों को अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहिए। हमें राम नाम का सुमिरन करते रहना चाहिए। कहते हैं, जब इंसान सबसे अधिक प्यारे मुर्शीद की याद में कोई कार्य करता है तो वो अपने आप में एक अनूठी मिसाल बन जाता है। कुछ ऐसा ही नजारा सिरसा के शाह सतनाम जी धाम में देखने को मिला, जब लाखों की तादाद में आई साध संगत परम पूज्य संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के साथ भजन जन्म महीना गाते हुए मस्त हो गई थी। अपने सुध बुध भूलकर अपने प्यारे सदगुरु के भजन पर नृत्य करती हुई नजर आई थी। आ गया जन्म महीना आ गया, आ गया जन्म महीना आ गया, मस्ती का सुरूर सारे छा गया, छा गया, छा गया। आ गया जन्म महीना आ गया, नशियां दी छड्ड देओ जी गुलामी नू, पीलो जाम ले जाए जो अनामी नू, छड्ड दो मास ना हरामी नू। नाम जप ले तू मालिक दा प्यारिया, प्यारिया, प्यारिया। आ गया जन्म महीना आ गया, आ गया जन्म महीना आ गया। संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने रूहानी सत्संग के दौरान लोगों को राम नाम का महत्व समझाया। वहीं सत्संग के दौरान लोगों को नाम की अनमोल दात भी प्रदान की गई और गुरु मंत्र हासिल करने वाले सभी लोगों ने बुराइयां त्यागने का संकल्प लिया। हर किसी का टेस्ट अलग अलग होता है। किसी को मीठा बहुत पसंद, किसी को नमकीन पसंद, किसी को कड़वा, कोई काम वासना में डूबा, कामी कीड़ा, उसको वही पसंद। चलो आपको जो भी पसंद है, हम आपको गारंटी देते हैं, चाहे आप लिख के ले लो,
जो चीज आपको पसंद है, जो सबसे ज्यादा आपको टेस्टी लगता है, वो अनहद सतगुरु मौला से बेहद जब आप प्यार करेंगे, आपको वो नजारे, वो स्वाद मिलेगा जो इससे करोड़ों गुना बढ़ के और परमानेंट है। वहीं इस मौके पर पूज्यनीय संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने साल 2016 का कैलेंडर भी लॉन्च किया। इसके साथ ही उनकी आने वाली फिल्म ऑनलाइन गुरुकुल और द वॉरियर फिल्म के बारे में जानकारी भी दी गई। जो फिल्में जो चल रही हैं, दो की शूटिंग, एक की तो चल रही है शूटिंग और एक की शुरू होने वाली है। सो जो दो फिल्में हैं, एक ऑनलाइन गुरुकुल और दूसरी है द वॉरियर, तो ये दो फिल्में हैं जो बन रही हैं। अब होड़ ये है कि इनमें से आएगी कौन सी पहले। जो ऑनलाइन गुरुकुल है वो बहुत 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 बड़ी फिल्म है, लेकिन जो द वॉरियर है कम वो भी नहीं है, लेकिन उसमें बीएफएक्स उतना कम है, इसलिए शायद द वॉरियर पहले आ जाए बाद में शुरू होके, कुछ कह नहीं सकते, पर आएंगी जरूर और जल्दी आएंगे। हम अपनी तरफ से पूरा जोर लगाएंगे और ये बिल्कुल हटके हैं, बहुत बड़ी हैं और टेक्निकली तौर पे इस बार स्ट्रॉन्ग हैं। इस पावन माह के अवतार पर डेरा सच्चा सौदा की साध संगत अपने मुर्शीद संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की रहनुमाई में एक प्रण लेकर नई शुरुआत करती है कि डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी मानवता भलाई के कार्यों के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। खबर संगम के लिए दीपक सैनी की रिपोर्ट। तो चलिए फिलहाल के लिए इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए खबर संगम। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।